जय हिंद। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्राचीन इतिहास से संबंधित ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे को पढ़ेंगे। इसमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी के लिए परिचय जानेंगे और इसके स्रोत कौन कौन से हैं। कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ पुरातात्विक स्रोत हैं। विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, आर्य आक्रमण जो है हुआ, तो आर्यों ने ऋग्वैदिक काल की शुरुआत की थी। इसके पहले कौन सी सभ्यता थी ये भी जानेंगे। हमने पिछले वीडियो में आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा था, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानते हैं। इसे कांस्य युग भी कहते हैं। उसके भी पहले हमने पाषाण काल, जिसे ताम्र काल जो है कहते हैं, या ताम्र या कॉपर एज के नाम से भी जानते हैं, हमने उसे के बारे में भी पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज जो है अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा टॉपिक जो है, देखते हैं कि शुरुआत कैसे कैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ऋग्वैदिक काल की शुरुआत जो है कैसे हुई और नामकरण इनका कैसे पड़ा, कैसे इसे ऋग्वैदिक ही कहा गया। तो इस काल में बताया जाता है कि इसका मुख्य स्रोत जो जानकारी का है वह ऋग्वेद ही है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। और इसमें से पहला वेद है जिसका नाम जो है ऋग्वैदिक या ऋगुवेद है। साथियों, क्या नाम उसका है? उसका नाम ऋग्वेद है। अब यह ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक काल से पूरी तरह से संबंधित है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। और आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, एक भाषा समूह से संबंधित होता है। ये क्या होता है? एक भाषा समूह होता है। यह कोई धर्म या नस्ल से संबंधित नहीं है। आर्य मतलब कि कुछ लोग क्या होते थे, भाषा एक बोलते थे जो संस्कृत होती थी, तो उन्हें आर्य कहा गया। क्योंकि ये लोग बाहर से आए थे, ये लोग भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए थे, इसलिए इन्हें जो है अलग से आक्रमणकारी बोला जाता है। क्योंकि वे यानी आर्य लोग आ करके यहाँ के जो मूल निवासी होते हैं उनके साथ उनको विस्थापित करके यहाँ पे खुद ये लोग रहने लगे थे। ये जो वैदिक सभ्यता है, ऋग्वैदिक सभ्यता, ये एक प्रकार की आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी थी, या जो सिंधु घाटी सभ्यता जिस उम्र में था, जिस एज में था, जिस काल में था, उसी काल में ये ऋग्वैदिक काल भी है। इसका मतलब कि इसमें भी हमें जो चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है वो ज़्यादा हम उसे समझ नहीं पाए हैं, हमें ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, और इसके पुरातात्विक अवशेष हमें मिले हैं। उसी के आधार पर हम इसमें अन्य बातों को, अन्य जो है कल्पनाओं को कर पाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे जो है ऋग्वैदिक काल के स्रोत, तो इसमें सबसे पहले है साहित्यिक स्रोत। कैसे हमें पता चलता है कि कभी कभी या कभी न कभी ऋग्वैदिक काल रहा होगा, एक ऐसा समय रहा होगा जो इस पुस्तक यानी ऋग्वेद से मिलता जुलता रहा होगा, और जो इसमें कुछ स्रोत भी हैं जिसे हमें पता चलता है। तो ऋग्वैदिक काल में साहित्यिक स्रोत के रूप में हमारे पास 4 वैदिक ग्रंथ हैं। एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद था सबसे पहले लिखा गया, सबसे पुरानी रचना है। संस्कृत में जो है, संस्कृत में वेद जो शब्द है वेद से लिया गया है, और इसका अर्थ है कि ज्ञान होना। मतलब कि जो ज्ञानी लोग होते थे वही ऋग करते थे, या वेद जो है की भाषा के बारे में जानते थे, या वेद लिखते थे, पढ़ते थे। तो इसका मतलब है कि हमें अगर ज्ञान प्राप्त होती है तो हम क्या हैं? वेद हैं। इसमें प्रार्थना, श्लोक और इन सबों का संकलन है। और इसमें कवियों, महर्षियों के परिवारों ने देवता के सम्मान में इसकी रचना की है, श्लोकों की रचना की है। इसमें जो है धार्मिक जीवन, संस्कार, अनुष्ठान, दार्शनिक प्रश्न आदि के मुद्दों के बारे में विभिन्न देवताओं को समर्पित
जो है युद्ध में जीत, लंबे जीवन के लिए, रोगों की मुक्ति के लिए, मवेशियों, घोड़ों और भोजन की उपलब्धता, पुत्र प्राप्ति जैसी कामनाओं के लिए इनकी पाठ किया जाता था। इन ऋचाओं को, इन श्लोकों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, ये हमें ये चीज़ इससे जानकारी मिलती है। और ये लगभग जो है सहस्त्र शताब्दी, मतलब कि ये जो है 100 शताब्दी यानी 100 सालों तक, ठीक है, यह ऐसे ही चलता रहा। इसलिए साहित्य में इसकी एक जो है स्थिर समाज और संस्कृति की जो छवि है बराबर यानी नियमित रूप से इसे हम नहीं ले सकते, इसे स्थिर समाज नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में यह फिर ख़त्म हो गई, फिर अगला नया समाज फिर बन के शुरू हुआ। जो इसमें जीवन लोगों का था धीरे धीरे बदलता गया और ऋग्वेदिक से ये लोग उत्तर वैदिक काल में पहुंच गए। तो हम बता दें कि जो ऋग्वेदिक काल था वह 1500 से वह 1000 BCE तक था, यानी ईसा पूर्व के बीच था ऋग्वेदिक काल की रचना जो की गई थी। इस समय में की गई थी या इन समय के काल के थे। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूत्र हैं। ठीक है, और इन्हें जो है परिवार का ग्रंथ भी कहा जाता है, इसे पारिवारिक ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके हर एक जो है पुस्तक में किसी न किसी कबीले के नाम पर आधारित है और उसके बारे में बहुत सी जानकारी इसमें उस समय के आर्थिक राजनीतिक जो व्यवस्थाएं थी जानकारी मिलती है। और कुछ विद्वानों का मत है कि जो ऋग्वेद और ईरान के प्राचीनतम जो ग्रंथ है जिससे अवेस्ता, ठीक है, वह ऋग्वेद से पहले की रचना है और इनमें जो है समान भाषा का प्रयोग हुआ है। इन दोनों में एक ही समान भाषा का प्रयोग हुआ है, मतलब कि ये दोनों एक साथ एक ही समय में लिखे गए होंगे और इनकी जो है संस्कृति और भाषाई जो व्यवस्था थी वह जो है समान थी और अवधारणा भी समान थी, भाषा भी समान थी, मतलब कि ये दोनों एक ही साथ एक ही समय में लिखी गई थी। यहाँ पे देवी देवताओं में उलट दिया गया है। ठीक है, यहाँ में ऋग्वेद में जो है असुरों को राक्षस और देवताओं को शत्रु समझा गया है। अवेस्ता में और ऋग्वेद में अंतर एक बहुत बड़ा यह है कि इसमें देवताओं की जो स्थिति थी उसको उलट दिया गया है। कैसे कि इसमें जो राक्षस हुआ करते थे ऋग्वेद में उन्हें अवस्था में भगवान का दर्जा दिया गया, देवता का दर्जा दिया गया, जबकि देवताओं को राक्षसों का दर्जा दिया गया। मेन महत्वपूर्ण यह है। शायद हो सकता है कि दोनों का जो लिखने का समय था या तरीका था बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत था या एक दूसरे के विरोध में ये लोग बुकों यानी इस किताब को लिखे होंगे, इन रचनाओं को किए होंगे, हो सकता है ऐसा। तो दोनों की समकालीन कहा जा सकता है, एक ही साथ समकाल में ये लोग दोनों की रही होगी, ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ से। और ऋग्वैदिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में कुछ खुदाई पे मिले भी होंगे, देखते हैं क्या क्या मिले हैं। हमने जो है एक चीज़ देख लिया, अब देख लेते हैं अगला चीज़ कि यहाँ पे जो है पिछले 40 वर्षों में सिंधु और घग्गर नदियों किनारे पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खूब जो है खुदाई की गई। इसमें जो हड़प्पा काल के, ताम्रप्रसार काल के संस्कृति के अवशेष भी खोदे गए और ये 1700 से 600 BCE के मध्य है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी है इसके बीच आती है, चूँकि ऋग्वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य होता है, जबकि वैदिक काल ये 1000 से 600 के बीच होता है और इनकी जो एक साथ यहाँ पे लिखी गई है, बताई गई है। यहाँ पे जो है जो ताम्रप्रसार के संस्कृति थी वहाँ पे गेरू रंग के मृदभांड मिले हैं, काले रंग और लाल के मृदभांड मिले हैं और स्लेटी मृदभांड के नाम से भी इन्हें बताया जाता है।
जो इनकी शैली थी बनाने की वह संपूर्ण संस्कृति का प्रतीक नहीं है। जो है आगे इनकी संस्कृति जो है चेंज होती गई, मतलब कि बराबर एक ही जो है नहीं थी। जब आगे देखते हैं तो इनके बर्तनों में अलग अलग प्रयोग देखने को मिलता है, अलग अलग जो है इनका उद्देश्य था, अलग अलग बनाने का तरीका भी था। जो यहाँ पे ऋग्वेद में तिथिक्रम के मेल खाने वाले संस्कृति में काले लाल मृदभांड कापर होड़ की संस्कृति आती है इसमें, लेकिन किसी को भी निश्चित रूप से ऋग्वैदिक कालीन लोगों की कृति मानने में अनेक कठिनाई देखने को मिलता है। मतलब कि हम पता नहीं कर सकते कि यह किस तिथि की है, ऋग्वैदिक काल की है, ताम्रप्रसारण काल की है कि हड़प्पा काल की है। जो गेरुवर्णी मृदभांड मिले हैं यह ऋग्वैदिक के समकालीन माने जा सकते हैं। जो गेरुवर्णी, क्योंकि इसमें गेरुआ जो रंग था इसका प्रचलन शुरू हो गया था। भगवानपुरा जो कि ऋग्वैदिक स्थल है हरियाणा में, पंजाब के 3 स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे 13 कमरों वाला मकान प्राप्त हुआ है। एक ऋग्वैदिक काल का पूरा स्थल है। यहाँ पे 1600 ईसा पूर्व में यहाँ पे कस्सी अभिलेख से यह पता चलता है कि आर्यों की एक जो शाखा थी वह ईरान से भारत आई थी। यह किससे पता चलता है? तो यह कस्सी अभिलेख से पता चलता है, ठीक है, कि जो है आर्य ईरान से आए थे, इनकी कोई एक शाखा ईरान से भी आई थी। जो कस्सी जाति के वैदिक आर्यों के समान माना गया है और इनके नाम आर्य राजाओं के समान तथा कस्साइटों के देवताओं सूर्य और मरुत वैदिक देवताओं के समान पाया गया है, देखा गया है। और 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर के बोगाज काई से एक पुरास्थल है, यहाँ से एक जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें जो है राजा मृत्युंजय और हित्ती राजा सिबी बुलियुमा के मध्य संधि हुई थी। इसमें इंद्र मित्र वरुण नक्षत्र देवता का उल्लेख है और इन्हें साक्षी मान करके यह संधि की गई थी। यह अभिलेख 1907 ईस्ट में ह्यूगी क्यूलर ने इसकी खोज की थी 1907 में। अब जो है इसका विश्लेषण जो है सांस्कृतिक संग्रह के एक विशेष लक्षण को ही परिभाषित करता है। मतलब किसी विशेष ही स्थल और विशेष राजनीतिक आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को ही परिभाषित कर पाता है, और इससे ज़्यादा यह इसको परिभाषित करने में सक्षम नहीं है। हमें बहुत जानकारी यहाँ पे छूट जाती है। कुछ वैदिक विद्वानों ने जो है उत्तरी भारत से संस्कृतियों के संकेत से तुलना करने का प्रयास किया है, जो आज की उत्तर भारत की जो संस्कृतियां हैं, लेकिन इससे बिल्कुल उस समय की यानी ऋग्वैदिक काल की संस्कृति बहुत हद तक अलग थी। लेकिन विद्वानों ने इसे बराबर यानी मान्यताओं को मिलाने का तुलना करने का प्रयास भी किया है, लेकिन यह जो है सही तरीके से इसे प्रयासरत नहीं हो पाया। यहाँ पे कुछ विद्वानों ने इसकी तिथि को भी निर्धारित किया है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने इसकी तिथि को बताया कि यह 6000 BC में यह आधारित मतलब शुरू हुआ था ऋग्वैदिक काल। इन्होंने बताया कि नक्षत्र जो गणना की जाती है उसके आधार पर इन्होंने इसकी गणना करके इसके आधार पर इसे बताने का प्रयास किया, लेकिन यह जो है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा गलत है, क्या बहुत भी गलत हो सकता है। लेकिन देखते हैं आगे। जैकोबी ने भी इसे 4500 से 2500 BC यानी ईसा पूर्व बताया, और यह भी नक्षत्रीय गणना पर आधारित है। यहाँ पे चांद तारों सूर्य और बुध शनि शुक्र की जो चाल होती है दूरी होती है, इनके हिसाब से ये लोग गणना करके बताते हैं। और चूँकि ऋग्वेद में ये सब जानकारियाँ उसमें झलकती हैं, इससे ये लोग उस पर अपना विचार करके उसे समझ करके और उसकी स्थिति का पता लगा करके नक्षत्रों से ये लोग मिलान करके तुलना करके ये लोग बताए हैं। विटरनिज जो है यह भी 2500 से 2000 BC इसका नामकरण किया है, और RK मुखर्जी जो है इन्होंने 25 ईसा पूर्व तक बताया है। मैक्स मुलर जो है इसकी जो तिथि क्रम है, मैक्स मुलर
1200 से 1000 BC बताया है, लेकिन सर्वमान्य तिथि क्या है, यह 1500 से 1000 BC है, जो कि कार्बन डेटिंग पर आधारित है, जो कि एक तरीके से ज़्यादा यह सर्वमान्य कही जाती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से यह टेक्निकल भी है और इससे लोग ज़्यादा इस पर विश्वास भी करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आर्यों का मूल स्थान कहाँ कहाँ है और किन लोगों ने क्या चीज़ें बताई हैं। तो यहाँ पे मैक्स मुलर जो थे, इन्होंने क्या बताया है कि ये मध्य एशिया से आए थे। गंगानाथ झा ने महर्षि देश कहा है। महर्षि देश कौन है, जो ऊपर वाला एरिया है, जिसे हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन एरियो से ये बताया गया है। गार्डन चाइल्ड और बेडेस्टिन नेहरिंग ने इसे दक्षिणी रूस कहा है, जो आज का जो है साइबेरिया हो सकता है, और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब एरिया जो है दक्षिणी रूस में आता है। यह गार्डन चाइल्ड ने इसे बताया। और बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए हैं। उत्तरी ध्रुव जो है यहाँ से बहुत दूर है भाई साहब, और दूर से जो है यह आना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे तो पहले बर्फ़ पड़ती है ज़्यादा, जैसे आज के समय नॉर्वे, फिनलैंड, इस जगहों पर से, तो वहाँ पे आज भी बर्फ़ है। और आज के समय की तुलना में ज़्यादा विकास तो वहाँ पे रहने के तरीक़ों में हुआ नहीं होगा, इससे वहाँ पे जीवन को संचालित कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वह जो है ठंडा एरिया या ठंडा प्रदेश है। जबकि गाइल्स ने हंगरी और डेन्यूब नदी को इनका मूल निवास माना है। दयानंद सरस्वती ने इन्हें कहा कि ये लोग तिब्बत के रहने वाले हैं। अविंद्र नाथ चंद्र ने कहा कि ये सप्त सैंधव वाले लोग ही हैं, जो हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लोग थे। वही लोग ही ऋग्वैदिक काल के भी निर्माता हैं। प्रोफेसर पेंटा हर्ट ने कहा कि ये लोग जर्मनी से आए हैं भाई लोग। एडी कल्लू ने कहा कि ये लोग कश्मीर से आए हैं। त्रिदेव ने कहा कि नहीं, ये लोग जो है देविका प्रदेश यानी मुल्तान से आए हैं, जो अफगानिस्तान में आज के समय है। और राजवली पांडे ने कहा कि ये लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार देख लिया कि ये लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, इनका जो है कहाँ मूल स्थान था, मूल निवास होता था। इनका विस्तार देख लेते हैं, भौगोलिक विस्तार जो है कहाँ कहाँ था। तो इनका भौगोलिक विस्तार जो है अफगानिस्तान, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और आज का पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ तक ये लोग रहते थे। यानी आज का पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत थोड़ा सा, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान पूरे तरीके से इन लोगों का मूल निवास था। तो इनका बॉर्डर कहाँ कहाँ था, इन लोगों का देख लेते हैं बॉर्डर जो है कहाँ था। तो अरावली था सबसे पहले। अरावली जो है सबसे क्या है, दक्षिणी सीमा अरावली है। उत्तरी सीमा तुर्कमेनिस्तान है, जो आज जो है आज के समय में जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख बोल सकते हैं, उसके ठीक ऊपर से हिमालय और तिब्बत जो है, यह ऋग्वैदिक की पूर्वी सीमा थी तिब्बत, और पश्चिमी सीमा जो है अफगानिस्तान है। यहाँ तक इसकी सीमा हुआ करती थी। ठीक है साथियों, इसमें विभिन्न क्षेत्रों का कुछ विशेष नाम हुआ करते थे। जैसे ब्रह्मवर्त जो है, ये जो था, यह सतलज और यमुना के बीच का जो क्षेत्र था वह था। ब्रह्मवर्त जो है सतलज और यमुना के बीच का क्षेत्र था। आर्यावर्त क्या था, यह बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश यानी उत्तरी भारत का पूरा संपूर्ण क्षेत्र आता है, जिसे हम आर्यावर्त से करते हैं। इस समय में सर्वप्रथम आर्य आकर बसे थे। ब्रह्मर्षि देश में गंगा, यमुना दोआब और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। मध्य प्रदेश में हिमालय और विंध्य पर्वत का क्षेत्र आता है। और ये जो क्षेत्र थे आर्यों से संबंधित थे और इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इनका विस्तार यहाँ तक हो चुका था और अपना निवास स्थान यहाँ तक बना चुके थे। इनका आर्य कबीलों का परिचय, ये लोग कैसे कैसे आगे बढ़े और इनका क्रम क्या था, किन किन क्षेत्रों में इन्होंने आगे बढ़ने की सबसे पहले परंपरा शुरू की। तो देखते हैं इसमें कि आर्य जो है ये कबीले का एक का महत्वपूर्ण कबीला था, जिसका नाम भरत था।
जो तृतीसु वर्ग से संबंधित था। किससे संबंधित था? तृतीसु वर्ग से संबंधित था। और यह जो है भरत कबीला एक था, जिसके नाम पर आज भारत देश पड़ा है। इसमें संजय और कृवि भी संबंधित हैं, इसी जो है कबीले संबंधित है। और भरत कबीले का राजा सुदास था। ठीक है, भरत कबीले का राजा कौन सा? सुदास था। और सुदास जो था, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। 7वें मंडल में उल्लेख है। सुदास और 10 जन के बीच एक युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में है 7वें मंडल में। विश्वामित्र जो है इस कबीले के पुरोहित माने जाते थे, पुरोहित कहे जाते थे। और भरत ने जो है इस भरत कबीले ने व्यास और सतलज मध्य के क्षेत्र को जीत लिया था, परंतु भरत कबीले ने वशिष्ठ को अपना गुरु माना, न कि जो है विश्वामित्र को। तो विश्वामित्र क्रोधित होकर भरत कबीले के विरुद्ध हो गए और दशरथ युद्ध में भारत कबीले का विरोध किया था। ठीक है, किसने? विश्वामित्र ने। तो दशरथ युद्ध में पुरुषाणी नदी के तट पर उत्तराधिकार का प्रश्न पर ये जो है लड़ाई हो रही थी। दशरथ युद्ध जो कि पुरुषाणी नदी के तट पर था कि ये जो है राज्य सम्मान जो राज्य है या जो क्षेत्र है किसका होना चाहिए। और इस युद्ध में 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले जो थे संघर्ष कर रहे थे अपने औचित्य को लेकर के। अब इनका परिचय देख लेते हैं। तो कबीला इसमें कौन कौन था ये देख लेते हैं। आर्य कबीले में 5 वे कौन थे? 5 कबीले में कौन कौन से जो स्थान से लोग थे ये देख लेते हैं। तो इसमें यदु, तुर्बस, पुरु, अनु और द्रऊ थे, क्योंकि अनार्य कबीला में अकीन, पकत, भलानस, विषाणी और शिव ये लोग हुआ करते थे। तो इनका कोई महत्व नहीं है। इसके बाद ऋग्वेद में कबीले जो थे उन्हें पंचानन कहा गया, क्योंकि उसमें 5 लोग हुआ करते थे, 5 राजा हुआ करते थे एक कबीले में, या 5 इसमें कबीले यदु, तुर्बस एवं द्रऊ मेन थे। यदु और तुर्बस को दास कहा जाता था तथा पुरु को मघवाच यानी कटुभाषी और दृश्य दहु को ये सब कहा जाता था। और भरत कबीले जो भरत कबीला था यह सरस्वती नदी और यमुना नदी के बीच स्थित था। पुरु कबीला सरस्वती नदी के किनारे बसा था। पुरु कबीला सरस्वती नदी के किनारे था। यदु और तुर्बस दक्षिणी पंजाब में बसे थे। आर्य शत्रु यदु और तुर्बस दोनों थे। आर्यों के शत्रु यदु और तुर्बस दोनों हुआ करते थे, किंतु दासों की तुलना में दस्युओं का आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। यानी दासों की तुलना में दस्युओं को ज़्यादा बड़ा शत्रु कहा गया है आर्यों का। अब दास और दस्यु भारत के आदिम अनार्य जाति ही नहीं अपितु आर्यों के ही वे वंश हो सकते हैं। जो दास और दस्यु होते थे वो आर्यों के ही एक वंश मान सकते हैं कि उन्हीं से संबंधित थे, जो अलग अलग समय में भारत आए। तो जो बाद में आए वे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगे, और जो पुराने समय में आए थे उनको ये लोग जो है अनार्य या कमज़ोर वर्ग के समझने लगे होंगे। इनके संघर्ष और विजय का कारण क्या था कि आर्यों का जो संघर्ष था गैरिक मृदभांड और लाल काले मृदभांड से शुरू हुआ। और क्योंकि इन्हीं में इनको क्या दिक्कत होता था कि एक जो है यह उस पर अधिकार करने का इन लोग का प्रयास चल रहा था। आर्यों के विजय का कारण क्या था? इसमें अश्व चालित रथ इनके पास थे, कवच था जिससे किसी भी तीर से जल्दी घायल नहीं होते थे, और कांस्य के बेहतर उपकरण इनके पास थे, और शिप्र थे यानी शस्त्र इनके पास जो है बाण उड़ वाले तलवार भी इनके पास हुआ करते थे, जिससे यह आसानी से आर्य जो है विजय कर पाए थे। आर्यों का आक्रमण देख लेते हैं कि आर्यों का आक्रमण जो है कैसे किया और कहाँ कहाँ ये लोग किए थे। तो आर्यों के आक्रमण जो है सबसे पहले ये लोग हड़प्पा संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति को आर्यों से जोड़ने का लोगों ने प्रयास किया कि ये लोग जो है बिल्कुल आर्य जो है यहीं से आए थे, इसी से संबंधित हैं। स्लेटी बर्तनों की जो संस्कृति को बार बार आर्यों की शिल्पकारिता के साथ जोड़ा जाता है। बर्तनों को देखा जाता है जो लगभग
ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है। इनमें जो बर्तन पाए गए हैं देखे गए हैं, और उनका तर्क जो है इस अनुमान पर आधारित है कि जिनको इतिहासकारों ने विश्लेषण करके निकाला है, ये बिल्कुल जो है अनुमानों पर ही आधारित है। ऋग्वेद और अवस्था के बीच भी जो भाषाई समानता पाई गई है, इससे भी एक माना गया है कि ये लोग जो है बाहर से आए थे, आक्रमण किए थे। यहाँ पे ईरानी सभ्यता के ये लोग थे, और सात्विक और प्रासात्विक साक्ष्यों से एक दूसरे को पूरक बना दिया है, और इनकी स्थानांतरण का सिद्धांत जो है मजबूत होता है। ऋग्वेद और वेद अवेस्ता जो था, इनकी समानताओं को लेकर कोई बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल इसमें समानता है, लेकिन परंतु इस प्रकार की समानता बिल्कुल नहीं दर्शाती कि विशाल स्तर पर लोग भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानांतरित हुए हों। मतलब कि बहुत ही कम मात्रा में ही ये लोग यहाँ से ईरान से जो है भारत वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में आए थे। और ताम्र पाषाण काल में भी कुछ अवशेष जो है यहाँ पे देखने को मिले। मृदभांड हमें बताया कि मृदभांड का भी महत्व है, लेकिन इसको जो है अच्छे से पहचाना नहीं जा सका है, जिससे हम इसे अच्छे तरीके से इस पर बात करना नहीं आर्य एक ओखली अवधारणा है जो लोगों के बीच भाषागत समानता से संबंधित है। इस विषय में आपको उत्खनन द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित निष्कर्षों का ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभिक विद्वानों का विश्वास था कि इंडो आर्य हड़प्पा सभ्यता के पतन कारण था। उन्होंने हड़प्पा के नगरों तथा शहरों का सर्वनाश कर दिया था, लोगों विद्वानों का यह मानना है। उन्होंने ऋग्वेद के उन श्लोकों को भी उद्धृत किया है जिसमें इंद्र को किलों के निवासी के नष्ट करने वाला बताया गया है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इसका पुष्टि नहीं करता। हड़प्पा कालीन सभ्यता इसलिए पतन हुआ कि इस पर बाहरी कोई शक्ति ने व्यापक आक्रमण किया था। यह भी एक जो है पहली बनी हुई है। यहाँ पे चित्रित दूसरे मृदभांड के बर्तन के प्रयोग वालों से जोड़ने का भी प्रयास किया गया है, लेकिन यह भी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है। और मृदभांड जो संस्कृतियाँ हैं इसके विषय में सूचित करती हैं कि उनकी आक्रमण की अवधारणा से को मस्तिष्क में रखते हुए मृदभांड माहौल बहावलपुर पंजाब में मिलने चाहिए, क्योंकि आर्यों के स्थानांतरण का रास्ता भी यहीं से था, लेकिन यह विशेष भौगोलिक क्षेत्र जैसे हरियाणा, ऊपरी गंगा, थाल और ऊपरी राजस्थान में प्राप्त होते हैं। मतलब कि जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते में ऐसे जो मृदभांड थे मिले ही नहीं। जहाँ से आए थे वहाँ से मिलान किया गया, और जिस रास्ते से आए वहाँ मिलान किया गया, ऐसा कुछ मिला ही नहीं। तो इसलिए इससे मिलान करना जो कि सही नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। दोनों संस्कृतियों में समय का अंतर में भी सोचा गया कि हो सकता है कि दोनों अलग अलग समय में आया होगा। तो हड़प्पा काल के बाद ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के बीच में अंतराल था, ये लोग माना जा सकता है। तो ये तो पहले से ही था, बिल्कुल था। भगवानपुरा और दधेरी हरियाणा और मांडा के बीच जो है खुदाइयों में पाया गया है कि हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और स्लेटी बर्तन की संस्कृति के अवशेष को बिना किसी रुकावट के साथ एक साथ पाया गया है। इस प्रकार आक्रमण की अवधारणा को भी खुदाई के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ये लोग आक्रमण यहाँ पे किया था, या कि इसके बारे में कहना उचित नहीं है। 1700 ईसा पूर्व के बाद नगर और शहर साधारण बनावटी और औजार ऐसे मुहर, तोल, माप के साधन आदि जो कि व्याकरण और व्यापार और नागरिककरण से संबंधित थे, ये कि लुप्त हो गए। ठीक साथियों, तो इस तरीके से इसका जो है विकास होता गया, और प्रारंभिक काल में जो है ऐसा हमें देखने को मिलता है। और 1500 BCE में जो है पुरातत्व हमें मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे हम यहाँ पे कुछ जानकारियाँ हासिल कर पाते हैं। इसमें कोई भी मुठभेड़ का पुरातत्व साक्ष्य नहीं मिला है कि ये लोग लड़ाई लड़े होंगे, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। और प्रारंभिक समाज में विभिन्न पहलुओं के विषय में जो जानकारियाँ थी मिली हैं, पुरातात्विक प्रमाणों से मेल नहीं खाती हैं। ठीक है, इनसे मेल नहीं खाती हैं। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी संघर्ष से नहीं हो पाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सिंधु नदी के लोग थे, देखो ये सिंधु नदी है, यहाँ पे सिंधु नदी है, यहाँ पे जो है ब्यास, अस्कणी, पुरुषाणी, रावी, ये सब यहाँ पे नदियाँ हैं। और ये लोग जो है ईरान से आए थे, यानी पीछे जो ईरान है यहाँ से लोग आए थे। और ये लोग जो है
और यहाँ देखिए यहाँ पे गंगा, यमुना, गंगा और सरयू नदियाँ से ये लोग यहाँ पे आके ऐसे बसते गए। यहाँ पे आने का ये रास्ता था इन लोग का। तो यहाँ पे देखा गया है, यहाँ पे बनास नदियाँ था, तो मगध है, यहाँ पे अंग है, काशी है, ये सब चीज़ें यहाँ। तो यहाँ से ये लोग आए थे। माना जाता है जो इसका ज़्यादा इसे स्थान दिया जाता है कि ये लोग मध्य एशिया से और ईरानी सभ्यता से ये लोग आए हैं, जो कि जैद अवस्था में इसे सही भी माना गया है और देखा भी गया है। ठीक है, तो इनका समाज जो है हम लोगों ने देखा। और इनकी देवी देवता में भी कई ठो लोग थे। इसमें कौन कौन थे? तो इसमें जो है इंद्र थे और अग्नि थे। चूँकि इंद्र के लिए जो है 250 श्लोक हैं और अग्नि के लिए केवल 200 ही श्लोक हैं। ठीक है, तो ये सब जो है इनके बारे में यहाँ पे देखने को मिलता है। इनकी जो सत्ता थी पितृ सत्तात्मक थी। मुखिया जो है पिता ही होता था। और इनकी सामाजिक व्यवस्था भी हमने यहाँ पे देख लिया। महिलाएं जो हैं कैसी थी ये भी हमने यहाँ पे देख लिया। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।